नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी द वॉरियर्स। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जी हां, देश के लिए काम आ जाना ही एक सैनिक के लिए सर्वोच्च पदक होता है। आज सेना दिवस है। यूं तो सेना के शौर्य को याद करने का कोई खास दिन नहीं होता, लेकिन देशवासियों को सेना की बहादुरी से रूबरू करवाने के लिए ही सेना दिवस का आयोजन किया जाता है। सेना के इसी शौर्य को नमन करने के लिए आज हम खास शो लेकर आए हैं, इंडियन आर्मी द वॉरियर्स। के पालन पोषण के लिए सारा एक कम्युनिटी होती है। सब बिल्कुल पारिवारिक रूप से रहते हैं। चाहे जवान का परिवार जब अकेला होता है तो वो अपने आप में अकेला नहीं महसूस करते, क्योंकि सभी साथियों के जो परिवार होते हैं वो साथ में होते हैं। उसी तरह सरहद पर आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, चाहे वो बर्फीली चोटियां हो, चाहे रेगिस्तान हो। आपका एक पूरा परिवार आपके साथ रहता है। जब आप जीने मरने की बात करते हैं तो सबसे पहले इज्जत और इकबाल आप उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए आप अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथियों के ऊपर खतरा होता है, आपकी पलटन के ऊपर खतरा होता है और आपकी देश की हिफाजत आपके कंधों पर होती है। एक माहौल बनता है और ये माहौल ही सेना को वो बनाता है जो सेना आज है, जिस सम्मान के साथ हम सेना को देखते हैं। अगर आप अगर पल पूछेंगे मुझसे तो ज़रूर कश्मीर के वो दिन जहाँ पर हम आतंकियों के साथ मुकाबला करते थे, वो सबसे यादगार दिन है। जैसे मैंने कहा कि जितना मुश्किल समय होता है उतना ज़्यादा यादगार बन जाता है। बिल्कुल सर, जितना मुश्किल समय, और ये बेहतर आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकेगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, हम जब देखते हैं और जब सुनते हैं तो हम गर्व से अभिभूत हो जाते हैं। जनरल सीपी सिंह जी, सर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग के होते हैं, एक लंबा वक्त सेना में बिताना और बहुत सारे पड़ाव आपने भी देखे होंगे, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क भी महसूस किया होगा। आज इंडियन आर्मी डे है, क्या महसूस आज आप करते हैं सेना को लेकर? धन्यवाद। मैं आज 74वें सेना दिवस पर सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। वो भारतीय वीर जवान जो 25 डिग्रीज माइनस सियाचिन में भी खुश रहते हैं, भांगड़ा करते हैं
और 55 डिग्रीज़ के रेगिस्तान में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। मैं सलाम करना चाहता हूँ उन माँ को जो अपने बेटे के देश पे न्यौछावर कर देती हैं, वो पत्नी जो अपने पति के जाने के बाद, शहीद होने के बाद खुद फ़ौज में भर्ती होती हैं और फिर फ़ौज में सर्विस करती हैं। मैं उस बहन को सलाम करना चाहता हूँ जो अपने भाई के जाने के बाद हर साल राखी भेजती है अपने यूनिट के सिपाहियों को। ये जज्बा है, ये एक परिवार है जो हम फ़ौजियों का अपना परिवार होता है, जो एक रिश्ता बनता है, जो जैसा कि राज्यवर्धन जी कह रहे थे, लड़ाई के दौरान भी, पीस के दौरान भी, और वो जन्म जीवन तक चलता है। मेरे जो ऑफिसर्स थे जब मैं फ़ौज में कमीशन हुआ था 40 साल पहले, वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं। आज भी सवेरे हम लोगों की आपस में गुड मॉर्निंग होती है, हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अभी हमारा एक हवलदार बीमार था, उसके लिए सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके, उसको पता भी नहीं है वो कोमा में है, लेकिन सब लोगों ने उसकी मदद की। यूनिट ने एक आदमी वहाँ पे भेजा है जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। ये रिश्ता होता है जो खून के रिश्ते से भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसी फ़ौज के जज्बे को, इसी फ़ौज के रिश्ते को मैं सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बेहद अहम बात आपने कही। कर्नल राजेश मुखर्जी, जैसा कि अभी सीपी सिंह सर का भी कहना था कि परिवार से दूर एक परिवार बन जाता है। एक परिवार हम छोड़कर जाते हैं, जिसका दुख होता है कि घर परिवार से दूर जाके हम देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं, लेकिन वहाँ भी एक परिवार बन जाता है जिसकी एक एक की जिम्मेदारी और एक एक की खुशी और दुख में शामिल होते हैं। राठौर साहब, आज जबकि इतना खास मौका है, सेना बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हमारे जवान डटकर मौजूद रहते हैं वहाँ पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले और अब में फ़र्क आया है सेना में? क्या आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा मजबूत सेना अब हुई है? युवाओं में क्या आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा जोश अब नज़र आता है? मैडम, जैसे आपने पहले बताया, आज से 70 साल पहले हो चाहे आज से 10 साल पहले हो, आज की सेना जी, सेना का एक ही मोटो रहा है, सर्विस बिफोर सेल्फ। और ये जो ट्रेनिंग के दौरान जिस दिन पहले दिन 18 साल का रिक्रूट या 18 साल में जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री करते हैं, तो कुछ चीज़ें उसी दिन आपके दिमाग में इनग्रिल की जाती हैं कि आप नाम, नमक और निशान, इन तीन चीज़ों के लिए हमेशा तत्पर लड़ाई करते हो। नाम होता है, चाहे अपने परिवार का नाम हो, अपनी यूनिट का नाम हो, चाहे अपने देश का नाम हो। नमक यानी जो आपको आपका देखभाल कर रहा है, जो आपके लिए हमेशा तैयार है, उसका जिसका आप नमक खा रहे हो, तो आपकी उसके प्रति वफादारी और उसके लिए जी जान देना एक अपने आप में जज्बा होता है आपके लिए। और तीसरा निशान, जिसको ज़्यादातर आप देखो इंडियन आर्मी में हर यूनिट की एक निशान है। निशान यानी उसका फ्लैग है, और वो अंत तक एक सिपाही का ये धर्म माना जाता है कि वो अपने निशान के लिए अंत तक अपनी जान देगा, लेकिन उसको नीचे नहीं झुकने देता है। ये उसका बेसिक ट्रेनिंग के से लेके लास्ट दिन तक यही दिमाग में रहता है जी। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसका परिवार है। और परिवार, इसमें कोई शक नहीं है कि एक परिवार आपके घर का है और दूसरा परिवार इंडियन आर्मी की जो यूनिट होती है वो अपने आप में एक परिवार है। इसका जीता जागता मिसाल आप देखिए, इंडियन आर्मी में आप रिटायरमेंट होने के बाद में भी पूरे देश में सैनिक कल्याण विभाग जैसे विभाग क्रिएट किए गए हैं ताकि आपको आखिर वक्त तक आपका ध्यान रखा जाए। ECHS की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, कैंटीन की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। आपको हर एक यूनिट में या फॉर्मेशन में एक वेटरन को लुक आफ्टर करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि आप रिटायर होने के बाद में भी ये महसूस ना करें कि आपको इंडियन आर्मी ने पीछे छोड़ दिया है। तो आई थिंक एक ये स्ट्रेंथ है उस आदमी को, ये जज्बा देता है उस आदमी को कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, सिर्फ मुझे अपने नाम, नमक और निशान के लिए लड़ाई करनी है। बिल्कुल सर, और यही और मजबूत भी सैनिक को बनाता है, जवान को बनाता है, जो वहाँ पर तैनात भी रहता है। कर्नल के एस राठौर जी, हम जब बात करते हैं कि युवा शामिल होते हैं आर्मी में, 18 साल का युवा शामिल हुआ, और उसके बाद कौन सी चीज़ें और कितनी कह सकते हैं कि उसके लिए चैलेंजेस होता है, और चैलेंजेस उन लोगों के लिए भी जो उसे मजबूत बनाते हैं, और एक के बाद एक फिर चाहे वॉर हो, चाहे अपनी ड्यूटी निभाना हो, वो और ज़्यादा मजबूत होता रहता है अपनी ड्यूटी के साथ ही। देखिए, आर्मी की ज़िंदगी जो है, आर्मी की जो लाइफ है, वो एक परंपरा की तरह है। वो जो 18 साल का एक कच्चा जवान, एक बच्चा जो हमारे पास आता है, वो उसको ढालने के लिए, उसको एक पूर्ण रूप देने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरा इतिहास। और इस इतिहास में वो पल हैं गौरव के जो पुराने युद्ध के समय में, पुराने शांति के समय में जिए गए।
तो वो एक परिवार की तरह पहले उनको उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है और धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क में, जैसा साहब ने बताया, वो नाम नमक निशान की बातें बहुत गहराई तक इम्बाइब कर दी जाती हैं। उसके हिसाब से एक जुड़ाव आ जाता है और वो ये मान लेता है और वो ये जान लेता है कि ये जो परिवार है, ये जो मेरी यूनिट है, ये जो मेरा 800 लोगों का मेरे साथ का एक परिवार है, ये मेरे बाकी सारे परिवारों से दूर मेरी हर प्रकार से सहायता करेगा। वो उनके साथ एज ए टीम मेंबर जुड़ जाता है और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है वो एक टीम कैप्टन के रूप में उभरता है। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम जो फौज करती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम जो फौज करती है, एक सेल्फ इम्बाइबमेंट का काम जो फौज करती है, ये स्ट्रक्चर हमारे सीनियर्स ने, हमारे पुराने लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया है कि वो जवान वहाँ जाके अपने आप में बड़ा आत्मनिर्भर और बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। और कैप्टन याशिका इस्त्यागी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कैप्टन याशिका, बेहद अहम होता है जब कोई महिला सेना में शामिल होती है और उसके बाद चैलेंजेस तो देखिए सभी के लिए बराबर होते हैं, ड्यूटीज भी सब बराबर करते हैं और सेना में जाने के बाद सब बराबर ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के तौर पर लड़कियों को कितनी मुश्किल होती है या लड़कियों को किस तरह से मजबूत होने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं सेना में? देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, मेरे से पहले जितने स्पीकर्स बोल के गए हैं उन सबको मेरा सल्यूट। उन सबके जो उन्होंने सेंटेंसेस बोले, एक बड़ी कॉमन थ्रेड है जी, आर्मी इज अ फैमिली। और इसका जीता जागता जो एक एग्जाम्पल है वो मैं हूं। मेरे फादर अपने सर्विस के दौरान हमने उन्हें खोया। उनके मॉर्टल रिमेन्स घर आए, ऑलिव ग्रीन वर्दी में लिपटे हुए थे। 1979 की बात है। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक फौज ने कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। अपना परिवार चाहे सामने आए ना आए, लेकिन इस फौजी परिवार ने हमें थाम कर रखा। तो यस, आर्मी इज अ फैमिली। वो जो चेटवुड मोटो की जो हम कसम खाते हैं, वो मेल ऑफिसर्स भी वही खाते हैं और फीमेल ऑफिसर्स भी, कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। एंड देन द मेन आई कमांड, एंड लास्ट my own welfare comes last always and every time. तो यदि लेडी ऑफिसर्स को चैलेंज आते हैं तो उन्हें सबसे पहले मन मस्तिष्क से ये तैयारी के साथ वो इस नौकरी में आती हैं कि ये फौज है, ये किसी भी दूसरी नौकरी की तरह नहीं है जहां आपका सिर्फ एक चैलेंज है सुबह का ट्रैफिक और दिन में सही टाइम पर घर पहुंचना। नो, फौज एक परंपरा है। और जितनी लेडी ऑफिसर से मैं मिली हूं और जितनी कैडेट से मैं मिली हूं और जितने कैडेट्स को मैं तैयार कर रही हूं आगे आने के लिए, सबके दिल और दिमाग पे ये एक बहुत गहराई से लिखा हुआ है दैट वी आर सो प्राउड टू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑलिव ग्रीन्स। एक झंडे के नीचे जब हम ये कसम खाते हैं तो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं। कारगिल की लड़ाई जब मैंने लड़ी, I was the first lady officer from logistics wing, जो बैटल जोन में थी। मैं 5 महीने क्या प्रेग्नेंट थी, लेकिन शारीरिक आप किस हिसाब से, शारीरिक आपकी क्या स्थिति होती है, that just simply does not matter। जब आपको परफॉर्म करना है, जब देश आपसे परफॉर्मेंस की उम्मीद करता है, तो आपके लिए कोई चैलेंज, कोई चुनौती इतनी बड़ी होती नहीं कि आप उसमें खरे ना उतर सके। क्योंकि जब एक वर्दी आपने पहन ली तो ना आप एक, आपकी अपनी आइडेंटिटी उस वर्दी से है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। कैप्टन याशिका, बेहद अहम बात आपने कही कि बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी आपकी वर्दी से होती है और फिर उस समय अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझ में आती है। वो जुनून हो जाता है जिसमें बाकी पूरे जो डर कहें या दर्द कहें या दुख कहें या जो भी, वो सब पीछे छूटता है और इसलिए वो आपको बहुत मजबूत बनाता है। बेहद अहम बात आपने कही। कहते भी कि कैसे बता पाएगी एक छोटी सी कहानी, सरहद पर वो देते हैं कितनी कुर्बानी। एक सैनिक का जीवन आसान नहीं होता, देश की हिफाजत में बिता देते हैं जो पूरी जवानी। और ऐसे कई हमारे जवान हैं जो शहीद भी हुए हैं और देश पर कुर्बान हुए, लेकिन उनका परिवार उतना ही मजबूत होता है। और हमारे बीच में क्योंकि एक बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं, हिना परमार जी हमारे साथ हैं, वीरांगना है लेट कर्नल रजनीश परमार जी जिन्हें खोया। हिना परमार जी,
एक बात कही जाती है कि जवान जब शहीद होता है ना, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरे देश को दर्द होता है जब हम वो तस्वीरें देखते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो परिवार हर किसी से ज़्यादा मजबूत होता है जो इस पल के लिए तैयार होता है। हिना जी, कितनी मुश्किल इन परिवारों को होती है और वो पल कभी भी याद आता होगा, रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, लेकिन गर्व भी महसूस होता होगा कि देश के लिए ही अपनी जान निछावर की है और हम मजबूती के साथ खड़े भी रहेंगे, पूरा परिवार मजबूत रहेगा। हिना जी, मैं यही कहूँगी कि दर्द जो होता है, जो देश कुछ पल में देखता है या साल के 1 या 2 दिन में देखता है, वो परिवार हर दिन हर रोज़ महसूस करता है। उसके पेरेंट्स, उस जवान के, उसकी वाइफ, उसके भाई बहन, उसके बेटा बेटी, हम लोग तो उस चीज़ से हर रोज़ गुज़रते हैं। मगर एक यही चीज़ होती है कि वो देश के लिए लड़े, देश के लिए उन्होंने जान दी, और बस एक यही गर्व हमें रहता है कि वो इसी चीज़ को प्रायोरिटी देते थे। ये उनका सबसे बड़ा पैशन था और वो जाते जाते इसी के थ्रू मतलब उन्होंने अपनी लाइफ दी। इस चीज़ का गर्व तो हमेशा ही रहता है। हिना परमार जी, रजनीश परमार जी के बारे में ज़रूर हम भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उनके बारे में। बहुत लोगों के सिर्फ नाम सुना होगा, इतना पता होगा कि नहीं वो देश के लिए शहीद हुए, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं। जब सेना में वो थे, जब अपनी ड्यूटीज़ दे रहे थे, कौन सी वो अहम बातें जो वो कहते थे और इस तरह से सेना को आप समझने लगी? जुड़ाव आपका हो गया, परिवार का हो जाता है जब परिवार का कोई सदस्य सेना से जुड़ा होता है। 2006 में जब मेरी उनसे शादी हुई थी दिसंबर में, और मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास गई थी, तब वो आर्मी एविएशन की ट्रेनिंग कर रहे थे। 2001 में वो 75 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। उसके बाद उन्होंने आर्मी एविएशन ऑप्ट किया था। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ समझाई थी और बताई थी कि तुम एक परिवार में आ रही हो, तुम्हारे एक फैमिली होगी। मुझे इतना आइडिया नहीं था, सीनियर्स होंगे, जूनियर भी होंगे, बट कभी किसी की बात को मन से मत लगाना, सिर्फ यही समझ के लेना कि जैसे आपकी घर में आपके बड़े आपको समझा रहे हैं, उस ढंग से उसको लेना और उसको समझना। और ये फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी। मैंने वो सब किया और जितना अच्छे रिलेशंस बन सकते थे, लाइक अ फैमिली, बहुत अच्छे बने भी। बट जो उनके वर्डिंग्स थे कि ये परिवार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो क्या बोलते थे, क्योंकि वो परिवार आज भी मेरे साथ है। और अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद उस परिवार की वजह से ही हूँ। बिल्कुल, ये बेहद अहम शब्द। देखिए, वो मजबूती भी होनी चाहिए, वो भरोसा भी होना चाहिए। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ अगर सेना से कोई एक व्यक्ति जुड़ता है, उसका जुनून होता है, सेना में लेके जाता है, लेकिन उसके साथ एक पूरा परिवार होता है जो सेना से जुड़ता है। और इसलिए जब हम किसी और को भी परिवार की संज्ञा देने लगे तो समझना चाहिए कि कितनी अहमियत वो रखता होगा। जब हम ये कहते हैं कि सेना में उधर हमारा एक और परिवार है, घर परिवार से दूर हम एक और परिवार है जो साथ में रहता है, जो हमारे दुख सुख में शामिल होता है। कर्नल राजवर्धन सिंह जी, सर, जुनून होता है तभी आप सेना में जाते हैं, आपके बारे में भी ज़रूर समझना चाहेंगे। एनडीए में शामिल हुए, क्या आप, क्योंकि आपके पिताजी भी सेना में थे, घर परिवार से ही वो चीज़ें आ जाती है कि नहीं सेना क्या है, कैसे देश के प्रति समर्पित रहना है, क्यों देश में सेना में जाने की इतना जुनून आता है? खासतौर से हमने देखा उन परिवारों में जहाँ परिवार में पहले से ही सेना में सदस्य रहे हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहे। सर, आपका भी क्या यही एक वजह थी सेना में जाने की? देखिए, जैसे अभी आपने सबसे एक ही बात जो सुनी कि हम सेना के अंदर एक परिवार के रूप में होती है, किसी का किस संप्रदाय से है, क्या उसका सरनेम है, वो सब भूल जाते हैं। आप एक हिंदुस्तानी बनकर वहाँ पर सेना के एक सिपाही बनकर लड़ते हैं। एक माहौल होता है, एक जीने का तरीका है सेना। मैं चौथी पीढ़ी हूँ श्वेता जी, जो एक ही पलटन के अंदर है, सेना की एक ही पलटन के अंदर जी। तो ये एक परंपरा होती है, जीने का तरीका होता है। जब आप बचपन से चीज़ें समझने लगते हैं, देखने लगते हैं चारों तरफ, तो सेना की वर्दी, सेना का वो जोश और जज्बा, और जिस स्टाइल से, जिस तरीके से सेना का एक जवान जीता है, आप वैसा ही बनना चाहते हैं। आप उस तरह से हीरो बनना चाहते हैं देश के लिए। हर बच्चा देश का हीरो बनना चाहता है, और सेना हर जवान को, हर अफसर को हीरो बनने का मौका देती है, उसको सिखाती है, उसको ट्रेनिंग देती है किस तरह से देश के लिए हीरो बनना है।
और इसीलिए बहुत सारे हज़ारों नौजवान हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। आप देखिए, जयपुर जिले के अंदर 2014 से पहले सेना की भर्ती नहीं होती थी। 6 साल तक सेना की भर्ती नहीं होती थी। राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर सेना की भर्ती जब शुरू हुई तो 40-40, 50-50 हज़ार नौजवान सेना के अंदर जाने के लिए हर साल टेस्ट देते हैं। उनकी तैयारियों के लिए आप देखिए कितने सारे आज उनके अवसर बन गए हैं। लड़कियां, जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो लड़कियां बोलती हैं कि आपने लड़कों के लिए सेना की भर्ती शुरू कर दी, आप हमारे लिए सेना की भर्ती कब शुरू कर रहे हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त एक माहौल है पूरे देश के अंदर। यही कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो देश का हीरो बने, और सेना वो मौका देती है कि देश की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति हीरो बने। तो ये जो एक माहौल है, और इसके अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप पहला विश्व युद्ध लें, दूसरा विश्व युद्ध लें, या जितने भी युद्ध हुए हैं अभी तक उसमें लें, आप देखिए राजस्थान का कितना बड़ा उसके अंदर रोल रहा है। और ये हर राजस्थानी के लिए एक फख्र की बात है, गर्व की बात है। ये हमारे रगों के अंदर है कि सदियों से इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जो युद्ध करने लोग आते थे, आक्रामक आते थे, तो सबसे पहले राजस्थान वालों से मुकाबला करना पड़ता था। तो ये हमारे खून के अंदर है। तो राजस्थान वालों के लिए और राजस्थान के नौजवानों के लिए सेना में जाने का एक बहुत शानदार एक अवसर है, और देश की रक्षा करने के अंदर अव्वल नंबर पर आगे बढ़कर रक्षा करने के अंदर उनको बहुत शानदार एक मौका है। बिल्कुल। और हम इतिहास में जाएं, आज की बात करें राजवर्धन जी, वीरों की भूमि राजस्थान को ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया। बिल्कुल अहम बात कही आपने। जनरल सीपी सिंह जी, एक अहम बात है, देखिए हम जब युवाओं की बात करते हैं कि बड़ी तादाद में युवा जुनून है, शामिल होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको महसूस होता है कि पहले अब में क्रेज़ बढ़ा है या थोड़ा क्रेज़ कम हुआ है? दिलचस्पी बढ़ी है कि सेना में जाना है, हमें भी देश के लिए कुछ करना है? क्या आपको लगता है कि आज की जो नई पीढ़ी है उसमें वैसा ही उत्साह है? जी श्वेता जी, समय के साथ साथ पीढ़ियों में भी बदलाव आता है, लोगों की सोच में बदलाव आता है। हमारे देश की एक सोच है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में बिल गेट्स पैदा हो। तो हम चाहते हैं कि कोई देश के ऊपर कुर्बान हो लेकिन मेरा बेटा सुरक्षित रहे। देखिए, कोई नेता, कोई, मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़े आदमी के बच्चे फ़ौज में नहीं जाते। फ़ौज में सीने पर गोली खाने वाले कौन लोग होते हैं? जो यहाँ बैठे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो लोग हैं। हमारे बच्चे, हमारी 3 जनरेशन फ़ौज में है। मेरा बेटा, एक ही बेटा है, मेरा एक ही भाई है, वो दोनों एयरफोर्स में है। मेरी एक ही बेटी है, शी सेड कि मैं फ़ौजी से शादी करूंगी, और उसने मेजर से एक शादी करी। इसी तरह राजवर्धन जी जैसे कह रहे थे, 4 जनरेशन फ़ौज में है। तो ये कुछ ही लोग हैं जो इस देश के जज्बे के, इस झंडे को ऊंचा उठाए हुए हैं, जिनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा मेरे ख्याल से कुछ कम हुआ है। आज सब आदमी अमीर बनना चाहते हैं, और जो हार्डशिप्स हैं फौजी लाइफ की, जो एडवेंचर जिसको कहते थे किसी ज़माने में, वो एडवेंचर को आज नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं शहरी उसमें सुविधा में मैं रहूं। अगर मेरे को शाम तक व्हाट्सअप नहीं आया तो उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो कैसे रहेंगे वहाँ -20 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक अलग ही वर्चुअल दुनिया की आदत पड़ गई जी है। हम बहुत कंफर्ट की दुनिया में रहना चाहते हैं जी। और हमारे माँ बाप भी अपने 1-1, 2-2 ही बच्चे आजकल होते हैं, उन बच्चों को नहीं भेजना चाहते उन हार्डशिप्स में, उन डिफिकल्ट टाइम्स में जहाँ पे कि रिस्क होता है। ये बहुत कम माँ बाप रह गए हैं जो ये जज्बा उठाते हैं, और वो माएँ बहुत कम हैं जो कहती हैं एक बेटे के कुर्बान होने पे कि काश मेरे एक और बेटा होता, उसे भी फौज। लेकिन वो है, वो जज्बा है, और इसीलिए ये देश आज सुरक्षित है। कर्नल के.एस. राठौर जी, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे सर ने जो कहा सीपी सिंह जी ने, अभी मौजूदा स्थिति और पहले की बात, या आपको लगता है कुछ और? देखिए, मैं खुद चौथी पीढ़ी हूँ फौज में। पिताजी एयरफोर्स में थे, दादाजी ने 2nd वर्ल्ड वॉर और परदादाजी ने 1st वर्ल्ड वॉर लड़ा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसने ये स्वाद चख लिया, जिसने वो गौरव देख लिया, जिसने वो पल जी लिए, वो फिर अपनी हर पीढ़ी को ये स्वाद देना चाहता है। ये जिन लोगों ने ये ज़िंदगी नहीं देखी है, जिन लोगों ने ये ज़िंदगी करीब से नहीं देखी है, उन पे जनरल साहब की बात लागू हो सकती है, क्योंकि वो लोग मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो लोग आसपास एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। मगर जिसके परिवार में से अगर कोई एक अधिकारी है, जिसके परिवार से कोई सेना में चला गया है, जिसने उसके बूटों की वो खटखटाहट सुन ली है, और जिसने उसके छुट्टी आने जाने का वो तरीका, उसके वो फोटोग्राफ्स देख लिए हैं, तो जो युवा पीढ़ी है आज, हम युवा, मैंने बहुत जल्दी करीब 43 साल की उम्र में सेना से क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, और मैं जिन भी युवाओं से इंटरेक्ट करता हूं,
वो युवा, मैंने उनके अंदर वो जोश देखा है, पर जनरली वो जोश उनके अंदर देखा है जिनका कोई ना कोई सेना में है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम हो, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो जैसे एनसीसी में होता है, जहां हम उन्हें थोड़ा सा भी एक्सपोजर दे सकें इस जिंदगी के बारे में, तो जिसने ये स्वाद चख लिया श्वेता जी, वो तो इससे नहीं बच सकता। ये एक ऐसा जुनून है जो इंसान को अंदर से झचकोर के रख देता है, अंदर से जगा के रख देता है। मैं भी एक ही बेटा हूं, मैं फौज में रहा हूं, मेरा भी एक ही बेटा है, और अगर वो जिस दिन आगे बढ़ के बोलेगा कि मुझे फौज में जाना है, तो मैं तो उसे मना नहीं करूंगा। बिल्कुल। कर्नल राजेश मुखर्जी, क्या यही वजह कि जो परिवार से होता है, या फिर आपको लगता है कि जिनके, ठीक है फैमिली किसी की 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 4 पीढ़ियां भी हैं जो लगातार सेना में रही हैं, और इसलिए एक पारिवारिक माहौल भी वैसा बन जाता है, बच्चे भी उसी राह पे चलते हैं और वो जुनून बचपन से आता है। लेकिन ऐसे भी परिवार है जिनके परिवार से कोई भी सेना में नहीं गया, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है, कि आपको लगता है युवाओं के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो सेना को समझ सकें, सीख सकें, कैसे क्या होता है डिटेल में उसे देख सकें, और तब शायद वो जुनून भी आए? देखिए, ऐसा है कि मैं तो शेखावटी का रहने वाला हूँ जी, और अगर आप सीकर, चोरू, झुंझुनू इस इलाके में अगर आप जाते हैं, नागौर, तो आपको हर 100 कदम पे एक डिफेंस एकेडमी मिलेगी। आज भी हज़ारों लोग वहाँ पे ट्रेन करते हैं और वेट करते हैं कि हम कब सेना में हमें भर्ती होने का मौका मिले। तो उस इलाके को देख के तो नहीं लगता कि हमारे सेना में जाने का जुनून कम हुआ है लोगों का। जी जी। बाकी ओवरऑल मैं नहीं कह सकता कि क्या समाज में जो बिखराव आया है, समाज की जो सोच है, उसका असर डेफिनेटली यूथ पे होगा, और यूथ अपना प्रायोरिटी उसी हिसाब से तय करता है। जैसे जंग साहब ने कहा कि आज के दिन एक मॉनेटरी इंसेंटिव है लोगों के लिए नौकरी का, सहमत हूँ मैं इस बात से, लेकिन फिर भी रूरल एरिया में आज भी बहुत से लोग फौज में जाना चाहते हैं और वो ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। मेरे परिवार में मैं पहला अधिकारी था, मेरे परिवार में कोई भी फौज में नहीं था पहले जी। और उसके बाद मेरी बेटी एसएसबी के लिए गई, वो नहीं जा पाई। उसकी एक ही डिमांड थी कि पापा मुझे फौजी से शादी करनी है, और मैंने उसकी शादी फौज से करी। तो ये परंपरा बनने वाली बात से मैं सहमत हूँ। उससे एक माहौल मिलता है, उससे लोगों को पता लगता है कि भाई ये लाइफ अलग है, ये नॉर्मल लाइफ नहीं है जिसको हम लोग नॉर्मल लाइफ बोलते हैं या अच्छी लाइफ बोलते हैं। ये अच्छी लाइफ है, लेकिन उसका नॉर्मल दूसरा नॉर्मल है जो आम नॉर्मल से भिन्न है। जो इस बात को समझ गया उसके लिए आई थिंक ज़िंदगी में फौज से बढ़िया लाइफ कहीं हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और ये पहचान, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पहचान और ये चीज़ महसूस कैसे हो अगर उन युवाओं को जो इससे जुड़े नहीं हैं, जो नहीं जानते। हम दूर से देख लेते कि हाँ सेना में ये हुआ, ये युद्ध हो रहा है, हमारे इतने जवान वहाँ पर मौजूद हैं, जीत कर भी आते हैं, कई बार हम अपने जवानों को खो देते हैं। सिर्फ एक खबरों में और जानकारी में ही रह जाता है, लेकिन उस चीज़ को महसूस करने के लिए भी क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? इसका सबसे बढ़िया माध्यम नेशनल कैडेट कोर है जी। एनसीसी का। अगर जितना फैलाव देश में होगा और उसको जब हम यूथ के साथ बिल्कुल इंटीग्रेट कर देंगे। आज भी वेटिंग लिस्ट चल रही है, बहुत से कॉलेज स्कूल के अंदर लोग एनसीसी चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रही है। दूसरा इसका माध्यम ये है कि आज आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 100 के करीब सैनिक स्कूल और हम खोलेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके जो स्कूल का मिलिट्री के साथ कोई न कोई कनेक्शन आपको 5वीं क्लास के बाद से शुरू करना पड़ेगा जी। कोई आपके सिलेबस में चेंज लाने पड़ेंगे जो उस आदमी को एक और राह दिखाए। और ये एक मेजर कंपोनेंट है, चाहे इसको आप नौकरी बोलें, चाहे इसको जीने का तरीका बोलें, जो भी है। लेकिन जब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे बचपन से, तब तक आई डोंट थिंक ये चीज़ इतनी स्प्रेड हो पाएगी या इतनी अवेयरनेस आ पाएगी। सिर्फ लिमिटेड 15 अगस्त 26 जनवरी और टेलीविज़न के ऊपर 2-4 गाने गाने से देशभक्ति पैदा नहीं होती। देशभक्ति स्कूलों में भी मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो स्कूल से ही सीखता है, शुरुआती तौर से ही सीखता है। आप एक दिन कुछ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी 1-2 दिन में आप कुछ ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज कर लो या कुछ कर लो या बातें कर लो या स्पीच देने से, इससे हम चाहे कि जहन में पूरी तरह से बच्चों के आ जाए तो वो मुमकिन नहीं है, और उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। कुछ चीज़ें मैंडेटरी करना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे। कैप्टन याशिका, एक अहम बात है, देखिए लड़कियाँ सेना में शामिल हो, बहुत लोगों की तमन्ना होती थी, पहले इतना मुमकिन नहीं था। एनडीए में गर्ल्स के एंट्री को लेकर क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि लड़कियों के शामिल होने के बाद जो हमारी आधी आबादी है वो कितनी मजबूत है, वो हर जगह साबित करते आई है, सेना में भी साबित किया है, उदाहरण आप भी हैं, और ऐसे में अब और सेना मजबूत होगी जब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शामिल होंगी इसमें? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा मेरे से जी। ये जर्नी जो रही है विमेन ऑफिसर्स की इंडियन आर्मी के अंदर, अभी देखिए 30 साल होने को आ रहे हैं जी। 30 साल की इस जर्नी में इतने माइलस्टोन्स रहे हैं
जब हमारा कमीशन हुआ था तो WSES बोलते थे, विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, माने शॉर्ट सर्विस कमीशन भी नहीं था। प्रूव किया अपने आप को, शॉर्ट सर्विस कमीशन नंबर मिला जी। उसके आगे परमानेंट कमीशन मिला लड़कियों को। और अब देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे खुल गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ नंबर में लड़कियों ने एग्जाम दिया एनडीए का। कितनी लड़कियों ने क्लियर किया। मैं लड़कियों को ट्रेन कर रही हूं, एनडीए की लड़कियों को जो एसएसबी के लिए जाएंगी। इतना फक्र होता है, इतना जुनून है उन लड़कियों में, और कर गुजरने की जो वो एक मौका जो मिला है वो उसे गंवाना नहीं चाहती। इतनी खुशी है कि सैनिक स्कूल में लड़कियों की एंट्री शुरू हो गई, सिपाही के तौर पे लड़कियां भर्ती हो रही हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 12वीं के बाद लड़कियां आएंगी, कॉलेज के बाद ओटीए में आ रही हैं। ऐसा ही एयरफोर्स और नेवी में भी है। तो देखिए 50% जनता के लिए जब बराबरी के दरवाजे खुल जाएं तो कोई राह नामुमकिन नहीं। और यहीं पर मैं एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगी। हम 3 बहनें हैं। मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी, जिन्होंने नेवल हॉस्पिटल्स के साथ काम किया। नेवल ऑफिसर से शादी हुई। मैं आर्मी में आई, आर्मी ऑफिसर से शादी हुई। मेरी छोटी बहन एक सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर है और एयरफोर्स ऑफिसर से ही उनकी शादी हुई। तो बताइए ये बराबरी है कि नहीं? बिल्कुल है। दिस इज लैंग्वेज ऑफ इक्वालिटी। तो लड़कियों के लिए एक मौका मिलने की देर है और वो इतना बढ़िया उसमें अपना परफॉर्मेंस करेंगी। हाँ, शुरुआती दौर में यदि चैलेंजेस आए तो उनको अपनी कमी या वीकनेस नहीं समझना है। हम लोग क्या करते हैं, शुरू में लड़कियों को इतना एक्सपोजर नहीं देते। ट्रेडिशनल इंडियन घरों में ना इतना स्पोर्ट्स में निकलने देंगे, ना बाहर जाने देंगे, और फिर उम्मीद करेंगे कि वो एकदम से बराबरी की लड़ाई लड़े। नहीं, ये शुरुआत से होगा, ये घर से होगा। और जो मेरे से पहले इतने एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स ने बोला कि इतना जुनून और इतनी बराबरी और इतनी जो शुरुआती दौर से जो ट्रेनिंग मिलेगी एनसीसी की, लड़कों को, लड़कियों को, एनएसएस आप दीजिए ट्रेनिंग, किसी भी तरीके से दे शुड नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसलिए हम कहते हैं कि तस्वीर बदलेगी और मजबूत होगी, और भारतीय सेना तो पूरी दुनिया में जानी ही जाती है। हिना परमार जी, हम जब बात करते हैं, आपने भी कहा कि परिवार के सदस्य जब सेना से जुड़ाव होता है और अगर कोई शहीद भी होता है तो भी परिवार के तौर पर सब संभाले हुए होते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ज़रूर समझना चाहेंगे आपसे। गवर्नमेंट के लेवल पर बहुत चीज़ें कही जाती हैं परिवार के लिए, क्या वाकई में उतना ही ख्याल रखा जाता है सरकार की तरफ से? मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं यहाँ पर एसएसबी क्लियर करके, मेडिकल क्लियर करके हूँ, बट आज तक ओटीए ज्वाइन नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि सरकार के पास वैकेंसी नहीं है। मेरे लिए वो कितना ज़रूरी है और मैंने इस एज में कैसे वो क्लियर किया है इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, वो मैं ही जानती हूँ। मैंने कितनी मेहनत की है इस एज में अपने बच्चे के साथ, जिसमें मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए सिर्फ कुछ महीने हुए थे, बट एक वैकेंसी की वजह से मुझे रोक दिया गया, जिसमें मेरा लास्ट चांस था। मैं पिछले 1 साल से ये जंग लड़ रही हूँ, सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, बट आज तक मैं आज भी यहीं बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड हिमाचल के थे, तो उन लोगों के पास कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है विडोज़ को देने के लिए जॉब्स। मैं राजस्थान की बेटी हूँ, इसलिए गवर्नमेंट के पास बेटियों को देने के लिए भी जॉब नहीं है, इसलिए मैं जॉबलेस यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में अपने रिज्यूमेज और सब कुछ भेज रही हूँ। सो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को देखा जाए और नज़रअंदाज नहीं किया जाए। हर जगह हमें कंपटीशन देना पड़ता है, कोई भी आपको बोलते हैं कि जॉब हाथ में लाकर नहीं देता। हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं। एसएसबी क्लियर करना कोई बहुत आम बात नहीं है, होती, बिल्कुल, बट मैंने वो किया है और मैं अभी भी करना चाहूँगी और मुझे पता है कि मैं सेलेक्ट भी होंगी क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन है, बट सरकार मुझे वो चांस भी नहीं दे रही है। इसलिए अब मैं टेरिटोरियल आर्मी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसमें अपीयर होना चाहती हूँ। बिल्कुल, इस पर जवाब राजवर्धन सिंह जी से ज़रूर लेना चाहेंगे। राजवर्धन सिंह जी, हम जब सेना की बात करते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं, सर तीनों ही फ्रेम में आप फिट बैठते हैं। जिस तरह से अभी हिना परमार जी को आपने सुना, प्रदेश की बेटी हैं, अगर इस तरह की समस्याएं जिनके साथ आती है उनके लिए भी तो कोई रास्ते होंगे केंद्र की तरफ से या राज्य में, या कुछ तो होना चाहिए सर, आपको नहीं लगता है? ऐसे तो कई परिवार होंगे, हिना जी तो सिर्फ एक उदाहरण है जो हमारे बीच में है।
जी बिल्कुल, मैं हिना जी से मिला हुआ भी हूँ, इनको अच्छी तरह मैं से जानता हूँ और जो बात इन्होंने कही है ये बिल्कुल सही बात है और इसके ऊपर सरकारों को जगना पड़ेगा, खास तौर से राजस्थान सरकार को जरूर जगना पड़ेगा। मैंने खुद ने मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र भी लिखा था इस बारे में। देखिए, हाल ही में एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको कॉम्पनसेशन दिया गया। आप देखिए कि राजस्थान ने सिर्फ पुरुषों को कॉम्पनसेशन दिया, महिलाओं को कॉम्पनसेशन नहीं दिया। मतलब ये कैसे दोहरापन हो सकता है राजस्थान के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। और अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो ये बात आती है कि सिर्फ पुरुषों को ही कॉम्पनसेशन क्यों दिया गया? महिलाएं जिनकी मृत्यु हुई कोरोना में, क्या वो घर नहीं संभालती थी? क्या घर संभालना कोई कम होता है? या जो महिलाएं काम भी कर रही थी उन्हें भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया? पूरा परिवार पाल रही थी, कोई नर्स थी, कोई डॉक्टर थी, कोई फ्रंटलाइन वर्कर थी। तो ये सरकारों को अपना जो सोचने का तरीका है उसे तुरंत बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरे भारत को। नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, मैं खुद वहाँ से पास आउट हुआ हूँ और उसके दरवाजे हमारी बेटियों के लिए खोल दिए गए हैं। बहुत बड़ा संदेश है। और ये सिर्फ जब सेना ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं तो फिर हर परिवार के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ये एटीट्यूड आना चाहिए कि हमारी बेटियों को अभी से तैयार करो। जरूरी नहीं है कि हर बेटी सेना में जाए, लेकिन हर बेटी सैनिक हो, ये बहुत जरूरी है। दिल से सैनिक हो, क्योंकि युद्ध लड़ना है हमें, अपने जीवन का युद्ध लड़ना है, अपने समाज को, देश को मजबूत करना है, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़नी है। कहीं ना कहीं तो हमारे को युद्ध लड़ना है और उसके लिए अपनी बेटी को तैयार करना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात करी कि सिर्फ संदेश देना अपने आप में संपूर्ण नहीं है। समाज को बदलना पड़ेगा, समाज को स्वीकारना पड़ेगा कि हमारी बेटियों को तैयार करना है। ये भी उदाहरण है, मैं कई अपनी बेटियों बहन बेटियों से जब मिलता हूं तो बताती है कि हमारे को खेलने के लिए अवसर नहीं दिया जाता, परिवार वाले झिझकते हैं बाहर जाने के लिए। इस माहौल को बदलना पड़ेगा, उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार का इसमें बड़ा रोल है। कर्नल राजेश मुखर्जी, जैसा कि अभी हिना जी भी कह रही थी कि इस तरह की समस्या, क्योंकि सेना में परिवार भी होते हैं, अलग अलग तरह की दिक्कतें भी परिवारों को होती हैं, शहीदों के परिवारों को खासतौर से बात करें तो आपको लगता है कि कुछ और एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इससे लेकर होने चाहिए? क्योंकि जब हम बात सेना दिवस की करते हैं, अपने जवानों की करते हैं, सैनिकों की करते हैं, तो उन परिवारों की भी करना ज़रूरी हो जाता है। मैं सैनिक कल्याण में मैंने 4 या 5 साल तक यहाँ पे राजस्थान में जयपुर में नौकरी करी है मैंने जी। एक होता है इंटेंशन और एक होता है एग्जीक्यूशन। तो जहाँ तक इंटेंशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार का कोई इंटेंशन कम है, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। इंटेंशन है, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में कहीं न कहीं बाधाएं हैं। दूसरी बात, ये जो पैकेज होता है किसी भी शहीद का हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी का हो, एक सेंटर का होता है और एक स्टेट का होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जैसे हिना जी ने बताया कि अगर वो राजस्थान की बेटी हैं तो ये पैकेज उनको भी लागू होना चाहिए जो किसी भी बेटे को लागू होता है। और मेरे ख्याल से ये पॉइंट अगर ठीक से पुटअप किया जाए तो इसको ज़रूर बदला जा सकता है और जाना चाहिए। लेकिन जो पैकेज है शहीद का, मुझे नहीं लगता कि इस पैकेज में कहीं कोई कमी है। उसमें बहुत अच्छा और विस्तृत रूप से, स्पेशली 1999 के बाद जो पैकेज दिया गया वो काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। पर दिक्कत हुआ कि इंटेंशन से आप एग्जीक्यूशन में जाते हो, यानी इंटेंशन ठीक है और इसलिए ये सब दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए उस परिवार को फायदा नहीं मिल पाता है। कई बार परिवार वंचित रह जाते हैं। वो एग्जीक्यूशन की कमी की वजह से। तो हमें वहाँ पर उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो आदमी एग्जीक्यूशन में लागू है उसको महसूस करना पड़ेगा इनका दर्द क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी बेसिक, ये इनका हक है, इनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की जा रही है। तो उस इंटेंशन को जब समझ में आ जाएगा इस बात को नीचे एग्जीक्यूशन के लोगों में, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। बिल्कुल। जनरल सीपी सिंह जी, एक और अहम बात है, जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं या हम अपने देश की बात करते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं उन्हें एग्ज़ाम क्रॉस करके सेना में शामिल होते हैं, ट्रेन किया जाता है, वो मौजूद होते हैं और वो बॉर्डर पर होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, देशवासी सुरक्षित रहते हैं। दूसरी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अपने नागरिकों को भी ट्रेंड करती हैं, कुछ सालों के लिए सही, लेकिन ट्रेंड करती है हर किसी को। आपको लगता है कि ऐसा कुछ भारत में भी होना चाहिए, कुछ बदलाव होने की ज़रूरत महसूस होती है? देखिए, वो जो कंट्रीज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि जैसे सिंगापुर है, चाइना है, जिसमें कि इज़राइल है, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है सारे यूथ के लिए, वो छोटे कंट्रीज़ हैं और उनमें सब लोगों को ट्रेनिंग देना पॉसिबल होता है। हमारा देश बहुत बड़ा है
और इसमें हर आदमी को ट्रेनिंग देने के पीछे बहुत सारा खर्चा आएगा और शायद हम ये इतना नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत कॉस्टली भी होती है। इसीलिए हम उन्हीं लोगों को ट्रेन करते हैं जो कि इसमें आगे चलकर बहुत दिनों तक देश की सेवा कर सकें और हम काफ़ी देर तक ये निभा सकें। उस दोनों के बीच की जो एक कड़ी है वो एनसीसी है, जैसे करण साहब ने अभी बताया था कि एनसीसी को अगर हम मजबूत करें, मैं भी रिटायरमेंट से पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी रहा था केरल और लक्षद्वीप का, तो हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि जो नागरिक हैं, जो सिविलियन नागरिक हैं और जो फौज के बिल्कुल फौलाद जैसे सिपाही हैं, उनके बीच की एक कड़ी हो जो एनसीसी बखूबी इसको पूरा कर सकती है। और उन लोगों को भी एनसीसी के थ्रू आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को देश में एक डिसिप्लिन से जीना, एक देशभक्ति का जज्बा, देश के ऊपर गर्व करने का एक तरीका सिखाया जाए और वो सभी स्कूलों में होनी चाहिए। जो भी वॉलंटियर करना चाहता है इसमें ज्वाइन करने के लिए उसको बढ़ावा देना चाहिए और सीट कम होने की वजह से या फैसिलिटी कम होने की वजह से उसका ये जज्बा ख़त्म नहीं होना चाहिए। और उसमें से जो लोग आगे सेना में जाना चाहते हैं और ट्रेनिंग करके पूरा जीवन देश की सेवा में बिताना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ये रूट होना चाहिए। लेकिन एक लार्जर पूरे देश में सभी को सैनिक ट्रेनिंग देना हमारे देश में शायद पॉसिबल नहीं है और इसको हम एनसीसी के थ्रू अगर अपने सिविलियन नागरिकों में डिसिप्लिन ला सकें और उनको एक सेना की एक परछाई के रूप में तैयार कर सकें, लड़ाई के टाइम पे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन सकें हमारी, ये बहुत आवश्यक है और ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने कही सर। कर्नल के.एस. राठौर जी, जब कोई देश सामरिक रूप से मजबूत होता है, जब आप युद्ध करते हैं, लड़ाई में भी शामिल होते हैं, कितना फख्र महसूस होता है अपनी उपस्थिति ऐसी चीज़ों में दर्ज कराने में जब आप मजबूत हैं? देखिए मैम, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन इसलिए जीत पाया क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ उन्होंने 1939 से 1945 अगस्त 1945 के बीच में 2 लाख से बढ़ाकर तकरीबन 25 लाख कर दी थी। यानी 25 लाख की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसे बोलते हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी ब्रिटेन के लिए और उसके रिजल्ट के परिणाम के अनुसार वो पूरे संसार में अपनी जीत दर्ज कर पाए। जब वो यहाँ से गए तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा लॉट वो हिंदुस्तान के ऊपर छोड़ गए, जो पेंशनर्स थे और हिंदुस्तान की जो उस टाइम जो आर्मी थी वो तकरीबन 4 लाख के आसपास थी। शुरू की जो सरकारों की पॉलिसीज़ रही उसमें आर्मी को नहीं बढ़ाया गया था इनिशियली, पर बाद में 1971 के बाद में जब हमने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की और हमने देखा कि अब सामरिक बातें शुरू हो गई हैं 99 के बाद में, कारगिल के बाद में, और जब हमारे जो कोल्ड वॉर के बाद का जो इरा है उसके अंदर जब हमारे ओवरऑल ओरिएंटेशंस बदले, जब हम थोड़ा यूएस के करीब गए, जब चाइना का पावर बढ़ा, जब इकोनॉमिकली पाकिस्तान गिरा और हमने अपने खुद के फॉरेन कंट्रीज में बेसिस बनाए, जिसके बारे में हम यहाँ ज़्यादा मीडिया पे बात नहीं करेंगे, तो सामरिक तौर पे जब हम मजबूत हुए हैं तो अब हमारी पूंछ बड़ी है। आपने वो सुना होगा, भय बिन प्रीत ना होए गोपाला। तो वो जो जब आपका मसल पावर फ्लेक्स होता है, जब लोगों को लगता है कि आप इतने शक्तिशाली हो, जब लगता है कि आप अपने मार्केट को, जैसे अगर आप देखें आज की तारीख में 46.7 हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो युवा है, यानी 25 साल से नीचे के हैं। यानी कि हमारे पास करीब 70 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 25 साल से 0 साल के बीच में हैं। अब वो अपने आप में एक मार्केट भी है, अपने आप में एक वर्क फोर्स भी है। उस वर्क फोर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमें ऐसे ही स्ट्रांग मसल्स, ऐसी सामरिक शक्ति बनना भी जरूरी है, वरना कल को इस सामरिक इस वर्क फोर्स का एडवांटेज कोई और लेंगे। तो मेरा ये मानना है, और हम जो देख के आए हैं फौज में अभी, कि हम जिस हिसाब से अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे, इंटरनेशनल फोरम पे एक सामरिक शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे आप अगले 10 साल में चेंजेस देखना। हम शायद, मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 पे लोग कोई हमें चैलेंज नहीं कर पाएगा। इस लेवल पे हम जरूर होंगे। बिल्कुल, और ये बेहद अहम बात की, और हम इसी तरह से अपना भविष्य में, अपने देश का भविष्य भी सेना के तौर पर ज़रूर देखते हैं। कैप्टन याशिका, हम बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं सेना की, हम देश की बात करते हैं जब, जिसमें हम अगर बात करने लगेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और यही बात होती है जो उसे और बेहतर करने की एक प्रेरणा देता रहता है। अगर हम सेना की बात करें, अभी भी आपको क्या कोई कमी लगती है, कुछ ऐसा लगता है जिस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि हम और मजबूत हो सकें? मुझे लगता है कि हमें जो विमेन ऑफिसर्स जो फौज में आ रही हैं, आई थिंक उनको हमें और चैलेंजिंग
तरीके से इस्तेमाल करना है। ये एक चेंज है जो सोसाइटी में लाना पड़ेगा, ये एक चेंज है जो हमें अपनी फौज के अंदर भी लाना पड़ेगा। और सिर्फ एक जेंडर इनइक्वालिटी के बेसिस पे यदि हम अपने मन में भी सोचे कि क्या ये कर पाएंगी या नहीं, आगे जाकर हम इनको और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इसके ऊपर मुझे लगता है और थोड़ी सोचने की जरूरत है जी। ट्रेनिंग को और मजबूत किया जाना चाहिए। विमेन कैडेट्स की बात कर रही हूं मैं। जी जी। उनके लिए जो चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट्स हैं वो शुरू किए जाने चाहिए, एकदम से नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े बिगिनिंग के तौर पे, एक जिसको ड्राई रन कहते हैं हम लोग फौज में, इस तरीके से वी शुड ट्राई कि कैसे हम इन्हें फील्ड पोस्टिंग्स दें। ऑलरेडी लड़कियां आगे आगे बढ़ रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कम परसेंटेज है लड़कियों का अभी भी आर्मी के अंदर 0.56%, ये बढ़ना चाहिए। और ये बढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, ये बढ़ना इसलिए चाहिए कि ये हमारे देश के लिए जरूरी है। और बढ़ना चाहिए बराबरी के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाइए कि लड़कियां एक पोस्टल गर्ल के तौर पे नहीं, ट्रेन करिए। क्योंकि जंग की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो एक ट्रेनिंग ही है जो सक्सेस और डिफीट को डिफाइन करती है। बिल्कुल। हम किस समय कितना बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं, हम किस समय अपनी ट्रेनिंग को कितना भरपूर इस्तेमाल करते हैं, वो ऑफिसर कितना बढ़िया डिसीजन ले पाता है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने कितने जवान खोते हैं या हम कितने जवानों को सुरक्षित वापस लेकर आते हैं। हमें ऐसे ऑफिसर चाहिए, हमें सिर्फ ऑफिस में बैठने वाली लेडी ऑफिसर्स नहीं चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट इसमें और भी है जो बहुत बारी आता है, दैट इज, और जिसके लिए बात करने की जरूरत है, दैट इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ। कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसी नौकरी हो, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें टक इन शर्ट आप पहन रहे हैं, लड़कियां हमेशा सोचती हैं, ओ माय गॉड, मैं ठीक हूं कि नहीं, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मैं आगे जाकर अपना काम पूरी तरीके से अंजाम दे सकती हूं कि नहीं। तो मुझे लगता है इस तरीके की चीजों पे बहुत बात करने की जरूरत है, इवन ट्रेनिंग के दौरान। क्योंकि कोई भी चीज जो बायोलॉजिकल ट्रूथ है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के अंदर लाना पड़ेगा और उन सब चीजों को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आई हैव गॉट मेनी आइडियाज, आई वुड लाइक टू स्पीक, अगर मुझे मौका मिले, अगर मुझे फोरम मिले, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लड़कियों को पंख मिले, मैं चाहती हूं ये लड़कियां बराबरी से आगे बढ़ें। कैप्टन याचिका, बिल्कुल ये बेहद अहम बात आपने कही और बहुत अच्छा मैसेज भी ये है कि इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी बात की जाए, वो कम है। लेकिन एक लास्ट कमेंट आप लोगों से जरूर हम लेना चाहेंगे मैसेज के तौर पर। राजवर्धन सिंह जी। देखिए, आज सेना दिवस है, तो सभी सैनिक जो सेवा में हैं और जो पूर्व सैनिक हैं और जो उनके परिवार हैं, आज हम उन सबको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। मैं ख़ास तौर से जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो हम में है, हमारी यूनिफॉर्म में नहीं। हमने यूनिफॉर्म एक समय पहनी, अब हम सेवानिवृत्त हैं, हम यूनिफॉर्म नहीं पहन रही सेना की, लेकिन सेना ने जो ट्रेनिंग हमें दी हुई है वो हमारे खून में है, हमारे जज्बे में है, हमारे दिमाग में है। तो उस ट्रेनिंग का भरपूर इस्तेमाल करना अभी भी भारत को उसकी ज़रूरत है। तो हम जहाँ पे भी हों, अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के अंदर जो नौजवान हैं, उनसे ज़रूर बात करें, भले ही रविवार शनिवार करें या हर रोज़ करें, उनको खेलने का अवसर दें, खेल का माहौल बनाएं। आपको सबको याद है ना कि सेना की ट्रेनिंग के अंदर सुबह और शाम खेल होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो वो एक तरीका बन जाता है इन युवाओं के दिल तक पहुंचने का, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियों हो, लड़कियां हो। अपने परिवार के अंदर, अपने मोहल्ले में उनको इकट्ठा करिए, उनको एक वैल्यू
एजुकेशन दीजिए, उनको सिखाइए फौज का तरीका, उनके साथ कहानियां शेयर करिए। बहुत कुछ सीखेंगे ये नौजवान हम सबसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अहम बात आपने कही। जनरल सीपी सिंह जी, एक मैसेज। मैडम, 21वीं सदी में भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है और सुपर पावर बनने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारी सेनाएं भी उतनी सशक्त हों, उतनी ही मजबूत हों। एंड एज आर्म्ड फोर्सेस वी आर द लास्ट होप ऑफ द कंट्री। हम फेल नहीं हो सकते। जब सब कुछ फेल हो जाता है तब लोग कहते हैं सेना को बुलाइए। जब देश के ऊपर कोई हमला होता है तो सब हमारी तरफ देखते हैं। जब उरी हुआ, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, पूरे देश ने कहा बदला। कौन बदला लेगा? ये आर्म्ड फोर्सेस लेंगी। तो उस दिन के लिए जब हमें बुलाया जाता है, चाहे वो पीस सिचुएशन में हो, चाहे वॉर में हो, उसके लिए हमें तैयार रहना है। चाहे उसके लिए कितना ही साजो सामान पे खर्चा करना पड़े, ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़े, तनख्वाह और पेंशन पे, सुविधाओं पे खर्च करना पड़े, ये सरकार को ये खर्चा जरूर करना चाहिए। मैं एक चाणक्य का छोटा सा कोट बताता हूँ, विच सेज कि जिस दिन सिपाही को अपना हक मांगने के लिए राजा के पास जाना पड़े, उस दिन उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। सोल्जर कभी नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है कि उसको ज़रूरी साजो सामान, सुविधाएं और उसके ट्रेनिंग पे जो खर्चा है वो भरपूर और हमेशा मिलते रहना चाहिए। तभी हम एक सुपर पावर बन सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। हिना जी, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कि लेडीज़ के लिए वैकेंसीज बहुत काफ़ी बढ़ाई जाएं, स्पेशली फॉर वॉर विडोज़। और ज़्यादा कुछ नहीं है तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ हैपनिंग इन द कंट्री, अगर उसमें आप 5000 शहीद हो रहे हैं और उसमें आप एक वैकेंसी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं तो यही बोलूँगी, हर एक वॉर विडो, वीर नारी यही चाहती है कि वो अपने हस्बैंड की यूनिफॉर्म डॉन करे। वो हर जज्बे से, हर पेन से गुजरती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वही 2 स्टार्स पहन के, उसी की यूनिफॉर्म पहन के अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक रिस्पेक्टफुल जीवन व्यतीत करे। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं आगे यही बताऊं, जो मोस्ट ऑफ द वीर नारीज़ जो फेस करती हैं, कि वैकेंसीज़ बढ़ाई जाएं। विमेन कैडेट के लिए वैकेंसीज़ होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट करके उन लोगों को, हम लोग बहुत अच्छे ऑफिसर्स जो होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में। जी जी बिल्कुल। कर्नल राजेश मुखर्जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा साहब, जो मजबूत सेना तो मजबूत राष्ट्र, लेकिन जब तक जनता, नेता और सेना, इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी सोच जब तक कोहेरेंट नहीं होगी, एक साथ नहीं होगी, तब तक मजबूत राष्ट्र का सपना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। कर्नल राठौर जी, मैं तो अपनी सेना की तरफ से सभी देशवासियों से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो -25 से लेकर और +55 तक खड़े हैं, जो बारिश में भीग रहे हैं, जो बर्फ़ में हैं, वो देश के लिए जिस भावनाओं से लगे हुए हैं, तो हम भी आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमें अपने आचरण में, हमें हमारी नीतियों में उस लायक बनना है ताकि उनका वो जो बलिदान जो सालों से करते आ रहे हैं और जो कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए। हमें अपना आचरण, अपने देश 140 करोड़ लोगों के आचरण को, आदर को इस लेवल पर उठाना है ताकि हम उनके बलिदान के सापेक्ष आ सकें, उसके कंपैरिजन में आ सकें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आप सभी एक साथ यहाँ पर आए मंच पर, हमने इस पर चर्चा की, बातचीत की, बेहद खास मौका है। गर्व हमें भी है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, ठंड का मौसम है, आप घर के अंदर और घर के बाहर निकलने में भी आपको सोचना पड़ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, घर से हम नहीं निकले, ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, कभी ठंड से ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन,
जी बिल्कुल, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की गोद को तरसता छोड़ आया हूँ। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ये वाला रुको रुको, एक रेडी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कतरा कतरा खून का जो अपना बहाते, देश की हिफाजत में जो अपना तन मन लगाते, शत शत नमन है उन वीरों को, देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को गंवाते।